नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 प्रेमचंद जी के फटे जूते समझाने जा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसको समझें अच्छे से। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जामानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन मतलब टीचर थे ये। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1947 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन करना आरंभ किया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसका हिंदी संसार में काफ़ी जिसकी सराहना हुई। सन 1995 में 95 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। व्यंग लेखक थे ये। परसाई की जो कृतियाँ हैं, कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी सगरे, रानी, नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे गए इनके व्यंग, शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया। इनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कहने का मतलब है व्यंग के थ्रू, डायरेक्ट कोई बात ना कह के व्यंग के थ्रू, मतलब जैसे किसी पर, व्यंग का मतलब है जैसे किसी को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट हम उसको समझाने की कोशिश करें, उसको व्यंग कहते हैं। तो अपनी लेखनी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में आदर्श की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सामाजिक जीवन को सुधारने, राजनीतिक जीवन को सुधारने और धार्मिक पाखंडों पर लिखे गए इनके व्यंग, धार्मिक पाखंड, राजनीतिक पाखंड, सामाजिक पाखंडों पर इनके व्यंग लिखे गए हैं। व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं ये भाषा में, किंतु संरचना अनूठेपन के कारण इनकी भाषा का मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मारक क्षमता है इनकी भाषा की। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध है। परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को की सादगी को के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। कहने का मतलब है प्रेमचंद जी इतने सादे और सरल थे, जिस चीज़ का वर्णन इन्होंने इसमें दिखाया है, वो फोटो भी खिंचाते हैं तो क्या होता है, अपने फटे जूतों पर उनका ध्यान भी नहीं जाता, कि उनके अंदर गुण ही इतने थे। सादगी से जीवन जीते थे, सादा जीवन जीते थे, और सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी की तरह प्रेमचंद जी के भी थे। इसी कारण आज तक हम उनकी लेखनी को भूल नहीं पाते हैं। उनकी लेखनी में इतनी शिक्षा है, हर दौर में काम आएगी वो। कोई भी युग आ जाए, प्रेमचंद जी की लेखनी समाज सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में, और आज भी सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता है, प्रेमचंद जी का।
चलो अब हम इनका ये लेसन पढ़ते हैं जो परसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी के फटे जूते। प्रेमचंद जी का चित्र सामने है। प्रेमचंद जी का चित्र सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों पर हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछ चेहरे के को भरा भरा दिखाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसके बंद बेतरबी बंधे हैं। बेतरबी मतलब कस के बांधे हुए हैं उन्होंने। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की परतें निकल जाती हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जैसे जब हम लेसेस डालते हैं जूतों में तो उसमें वो लोहे का होता है ना आगे, वो भी उनका टूट गया है, वो ढंग से डाल भी नहीं पाते उसको। तब उसे कैसे भी कस लिया जाता है। दाहिने पैर का जूता ठीक है, मगर बाएं पैर का जूते में एक बड़ा छेद है जिसमें से उनकी उंगली भी बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने में कि अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो सोचने लग गए कि भाई ये बंदा फ़ोटो खिंचा रहा है और तब भी ये ऐसी पोशाक में खिंचा रहा है और घर पे पता नहीं कैसे कपड़े पहनता होगा। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है, मतलब जैसा है वैसे ही उठ के फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ तो क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींचकर उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारा चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब ये रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। इसी बीच क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। ये पूरा चित्र खींचा है फ़ोटो खिंचाने का कि परसाई जी ने, कि कैसे उन्होंने अपना फ़ोटो खिंचाया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो तो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, और या ना खिंचाते, फ़ोटो ना खींचता तो क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी के आग्रह पर इन्होंने अपना फ़ोटो खिंचाया होगा। अच्छा चलो भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता ना हो। मैं तुम्हारी इस फ़ोटो को देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। परसाई जी बोल रहे हैं। ये फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे का कोट पर भी पहन लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं।
ली जाती है। तुमसे जूते मांगने नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते कि लोग इस में इन इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, मतलब इत्र लगा लगा के, सेंट लगा के फोटो खिंचवाते हैं। तुमने तो जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने की मिल जाती है, और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई, और एक जूते पर 25 टोपियाँ नौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य को के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी थी जितनी आज चुभ रही है। परसाई जी ने यहाँ भी एक चित्र खींचा है व्यंग का। ये, जब तक तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उंगली बाहर नहीं निकली हुई, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन पर घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी तो उंगली भी दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है, और पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, इस पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर रहेगी, इस तरह ना खिंचाऊं कभी, चाहे जीवनी बिना फोटो के छाप दो। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले परस्त कर देगी। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होती है क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय झलकू के खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह है मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आते जाते घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गया हरि नाम। ऐसे कुंभन दास ने बोला था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए, जिसने देखे दुख उपजत ही तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम मुझे सख्त चीज के ठोकर मारते रहे होगे, किसी सख्त चीज को, कोई चीज जो परत सदियों से जम गई। यह शायद तुम ठोकर मार मार कर अपना जूता तुमने फाड़ लिया। कोई टीला या रास्ता खड़ा हो गया था, पर तुम उस पर अपना पैर आजमाया आपने। उस समय के लिए लिखा है। ये समझने वाली बात है बच्चों। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों के लिए इनडायरेक्टली ये परसाई जी ने लिखा है। ये चलने से घिसता है जूता, फटता नहीं है।
तुमने क्या किया होगा, किसी सख्त चीज़ पर प्रहार किया होगा। सख्त चीज़ उस टाइम क्या थी, अंग्रेज़ों की सरकार, तो उस चीज़ पर ये प्रहार करते थे अपनी लेखनी से। परत दर परत सदियों की जम गई होगी, शायद तुमने उस पर ठोकर मारी होगी। ये किसके लिए कहा गया, अंग्रेजी सरकार के लिए कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। कहने का मतलब समझौता कर सकते थे, बच के निकल जाते। क्या ज़रूरत था इतनी ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने की। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो जा सकते थे, चले जाते। ये लिख रहे हैं परसाई जी। मतलब कितना संघर्ष किया प्रेमचंद ने अपने जीवन में। सरकारी नौकरी उनको छोड़नी पड़ी देश की सेवा के लिए, देश के हित में लिखने के लिए। तुम समझौता नहीं कर सकते थे, वो बोल रहे हैं परसाई जी, तुम समझौता नहीं कर सकते प्रेमचंद जी को। क्या तुम्हारी भी कमजोरी थी, होरी को ले डूबी, वहाँ नेम धर्म वाली कमजोरी थी। जो होरी को ले डूबी, नेम धर्म उसको भी, उसकी भी जंजीर थी। मगर गोदान आपने पढ़ानी है, बच्चों पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा होरी की क्या कहानी थी। गोदान में हमारे पूरे कृषक समाज का जो है वो चित्र सामने आता है कि कैसे कैसे कृषक लोगों को इतनी मेहनत करने, किसान लोगों को करने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है, उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। नेम धर्म की बात की गई है गोदान में। तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि तुम जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, 5 पाँव की उंगलियों की ओर इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता तुमने फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर तो उंगली छिपाए और तलवा घिसाकर चल रहे हैं, पर जो टीले के बराबर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल ली आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम्हारी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम क्या चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूतों की बात समझता हूँ, उंगली की ओर इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझता हूँ। ऐसे करके परसाई जी ने अपने लेखन को विराम दिया और खुद के भी जूते फटे हैं उनके बारे में बताया कि मेरा पैर का जूते का तलवा फटा है, नीचे से घायल हो रहा है। वो भी परेशान, तभी तो व्यंग कर रहे हैं लिख के उस टाइम के समाज ने कैसे कैसे दुख परेशानियां झेली, वो सब बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन आंसर भी करते हैं हम।